बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल वैचारिक रूप से शून्य। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोधी दलों पर हमला, कहा सतत विचारधारा के साथ चलती है बीजेपी। देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,07,000 के आंकड़े को पार। इस साल 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गईं। 702 हुई कुल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या। बेहद गंभीर तूफान में बदल चुका बिपरजॉय अगले 36 घंटों में और होगा तेज। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत दक्षिणी गुजरात में हो सकता है असर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें। गोपनीय दस्तावेजों को रखने के मामले में बने आरोपी मंगलवार को अदालत में होंगे पेश। ट्रंप ने आरोपों का किया खंडन। खेल की खबरों में द ओवल में चल रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज तीसरा दिन। कल का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 151 रन। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से भारत 318 रन पीछे। और जापान में चल रहे जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को 11-0 से दी करारी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, कैलाश विजयवर्गीय, जगदीश मुखी समेत पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस खास मौके पर नड्डा ने विरोधियों को भी घेरा और कहा कि विपक्षी दलों में वैचारिक शून्यता की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि वामपंथी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी से लड़ने को तैयार। मैं बाकी पार्टियों की क्या बात करूं? अब तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस से हाथ मिलाकर के बीजेपी से लड़ने को तैयार हो रही है, यानी वैचारिक शून्यता की ओर जा रही है। लेकिन हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड विचारों पर खड़ी पार्टी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदली है। मोदी जी ने भारत की राजनीति की सरकार ही नहीं बदली, सिर्फ संस्कार भी बदल दिए और संस्कृति भी बदल दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। वंशवाद से विकासवाद तक, वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये अगर संस्कार आए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आए। ये वोट बैंक की राजनीति से हम निकल करके आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैट जीपीटी बनाने वाले सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की। इस मुलाकात को ज्ञानवर्धक बताते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए धन्यवाद। भारत के तकनीकी परिस्थिति से जुड़े हुए तंत्र को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता वास्तव में विशाल है, और वह भी विशेष रूप से युवाओं के बीच। हम उन सभी सहयोगों का स्वागत करते हैं जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हमारे डिजिटल परिवर्तन को गति दे सकते हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक को लेकर ट्वीट किया। सैम ऑल्टमैन ने
लिखा, भारत के अविश्वसनीय तकनीकी परिस्थिति तंत्र पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री के साथ शानदार बातचीत और एआई से देश को कैसे लाभ हो सकता है। वास्तव में पीएमओ इंडिया में लोगों के साथ मेरी सभी बैठकों का आनंद लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया के राजकीय दौरे को पूरा कर आज स्वदेश लौट आएंगी। आज सर्बिया की यात्रा का आखिरी दिन है। इस पूरी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक भारत और सर्बिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को इस दशक के अंत तक 32 करोड़ यूरो से बढ़ाकर 1 अरब यूरो करने पर सहमत हुए, जो कि दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। वहीं सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने भी भारतीयों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का वायदा किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच हवाई उड़ान जल्द शुरू हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के अलावा 3 भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ एसोचैम, फिकी और सीआईआई के जो सदस्य थे, उनके उच्च स्तरीय व्यापार मंडल के सर्बिया के व्यापार मंडल के साथ भी बातचीत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सर्बिया दौरे और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ उनकी प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता पर विदेश मंत्रालय ने कहा, ये हाल ही के वर्षों में भारत और सर्बिया ने एक दूसरे के मूल हितों को साझा किया है। उन्होंने कहा कि सर्बिया भारत के सतत विकास कार्यक्रम में एक मूल्यवान भागीदार रहा है। In recent years, both sides have shared understanding each other's core interests. Serbia has been a valuable partner in India's Sustainable Development Program. As India emerges as a leading power, her role will enhance on issues related to climate change, counter-terrorism, connectivity, maritime security, financial inclusion, food and energy security. Rashtrapati ji appreciated and admired the contribution of the diaspora and friends of India and underscored their positive contribution towards strengthening India-Serbia relationship. इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से तीव्र होकर अत्यधिक प्रचंड तूफान में तब्दील हो गया। मौसम विभाग ने कहा कि ये अगले 36 घंटों के दौरान लगभग उत्तर की ओर और फिर 2 दिनों के दौरान उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। तूफान के कारण पूर्वी मध्य अरब सागर में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटों पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। पूर्व मध्य और उससे सटे पश्चिम मध्य और दक्षिण अरब सागर में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 12 जून तक उसे स्थगित किया गया है। आदिवासी नेता और लोकनायक बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि विदेशी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंकने वाले धरती आभा बिरसा मुंडा जी ने जनजातीय अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए एक मजबूत आंदोलन की नींव रखी। जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए अद्वितीय संघर्ष करने वाले ऐसे वीर को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अब से कुछ ही देर में आज अमरनाथ यात्रियों और यात्रा से जुड़ी तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर समीक्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री जो अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। हम जानते हैं कि ये जो यात्रा है वो जल्द शुरू होने वाली है और बाबा बर्फानी की यात्रा करने के लिए जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए किस तरह से यात्रा को बहुत सुगम बनाया जाएगा, तो आज
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक इसको लेकर की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ गए। सुधाकर, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री आज उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं। साफ तौर पर फोकस रहेगा कि किस तरह से यात्रा को, जो बाबा बर्फानी के यात्रा करने वाले सैलानी हैं, उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक, सुगम और सुरक्षित बनाया जाए। ये बैठक गृह मंत्री की तरफ से बुलाई गई है। इस बैठक में चाहे जम्मू कश्मीर प्रशासन के उच्चाधिकारी हो या फिर गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हो, उस तमाम लोग शामिल होंगे। तो एक तरफ जो सारी व्यवस्थाएं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई और दूसरी तरफ एक सुरक्षा भी एक बड़ा मसला होता है। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जानते हैं कि 1 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। करीब 2 महीनों तक ये यात्रा चलेगी। तो यात्रा के पूरे रूट में हम जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाई गई है। तो वो सुविधाएं और कैसे बेहतर हो, साथ ही साथ सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के भी उसी तरह इंतजामात हो। बीते साल हमने देखा था कि प्राकृतिक आपदा के कारण भी कुछ तरह दिक्कतें आई थी। तो उस तरह की सिचुएशन से, उस तरह की स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां हो, तो गृह मंत्री जरूर केंद्रीय एजेंसियों से और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन से वो जानकारी लेना चाहेंगे। अच्छा, और साथ ही हमने अभी देखा था सुधाकर की जम्मू कश्मीर सरकार ने और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो मजीन इलाका है वहां पर कैसे जो अमरनाथ यात्री निवास है और आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है इस उच्च स्तरीय जो बैठक में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा किस तरह इसको लेकर काम मिशन मोड में चलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और साफ तौर पर अगर कहें तो जो यात्री बाबा अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन से लेके अब वो सुरक्षित घर वापस लौटे, एक बहुत एक श्रद्धालु की तरह, एक भक्त की तरह बहुत अच्छी यादें वहां से लेकर लौटे, तो उस तरह के की एक सुगम व्यवस्था वहां कैसे बनाई जा सकती है। तो उसके लिए जो कुछ तैयारियों की, देखिए पहले से ही इसके बारे में कई तरह के दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए। तो एक रिव्यू उच्च स्तर पर हो सकेगा कि अगर उसमें कहीं कुछ और भी ऐड करने की, जोड़ने की जरूरत है तो उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती है, तो उसकी जानकारी गृह मंत्री लेने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि लगातार इस तरह के यात्राओं पर सीमा पार से जो आतंकी साजिशें रची जाती हैं, तो उन आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए किस तरह के इंतजामात है उसकी भी जानकारी वो लेने की कोशिश करेंगे, जो जब सुरक्षा एजेंसियों के से जुड़े हुए अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। अच्छा, और हमने देखा था कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो RFID की सुविधा है उसको शुरू किया गया था और ये भी अब खबर आ रही है कि इस RFID की सुविधा को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। तो तैयारियों की समीक्षा में इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि RFID की सुविधा से रियल टाइम ट्रैकिंग हो पाती है उन तमाम श्रद्धालुओं की जो अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और इसकी वजह से काफी आसानी हुई है। कई बार क्या होता है कि एक कोई टोली दर्शन करने के लिए जा रही है, उसमें से कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, वो आराम से चलते हैं, उसमें तो आप RFID है अगर आपके पास, तो कभी भी आप पीछे जो खोने वाली स्थिति कई बार बनती थी, तो वो खोने वाली स्थिति वो नहीं बनती है। दूसरी सुरक्षा जैसे मसलों में भी ये काफी काम आने वाली स्थिति रहती है। तो उससे सिक्योरिटी के पर्पज से, उसको सुविधाएं उपलब्ध कराने के पर्पज से RFID काफी बेहतर व्यवस्था रही है। इसके साथ साथ ही एक कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरिंग हो सके पूरे यात्रा मार्ग में, सुविधाओं का, सुरक्षा का, जो अन्य तमाम एजेंसियां लगी है उसके कोऑर्डिनेशन का, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, उसमें काम हो सके। तो ये सब एक जो माइन्यूट डिटेल्स है उसको जानने की गृह मंत्री कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से निर्देश भी देंगे इस बैठक के दौरान। और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, बेस कैंप में किस तरह की तैयारी है, दोनों रूट्स
जो बालटाल और पहलगाम से शुरू होते हैं, इन रूट्स पर बर्फ हटाने का काम भी बीआरओ त्वरित तौर पर कर रहा है। इस लिहाज से भी ये जो उच्च स्तरीय बैठक है जिसकी समीक्षा खुद गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, बेहद अहम हो जाती है सुधाकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि अलग अलग यात्री अलग अलग ये जिन दोनों रूट्स का आपने जिक्र किया और उसके दोनों मार्ग में हम जानते हैं कि अलग जो स्थान पड़ते भी हैं, तो तमाम जगहों पर जो खासतौर से रुकने के पॉइंट्स हैं, जो असेंबलिंग पॉइंट्स आप कह सकते हैं एक तरह से, उन स्थानों पर बेहतर सुविधाएं रहें, चाहे लाइटिंग की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे लॉजिंग फूडिंग की बात हो, चाहे जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले लोग हैं उनके व्यवस्थाओं की बात हो। अमरनाथ गुफा पर भी एक समय में ज्यादा भीड़ की स्थिति ना बने, उसके लिए कैसे उसको पूरा तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, उसकी बात। तो हर एक पहलू की बारीकी से इस बैठक में समीक्षा होगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। तो अब कह सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले गृह मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और अब यहाँ पर यह भी बहुत अहम हो जाता है सुधाकर कि कई लोग जिस तरह से अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं उसमें हेलीकॉप्टर का भी एक विकल्प होता है। इसको लेकर भी कई इस तरह के असमंजस की स्थिति समझ में आ रही थी कि बुकिंग नहीं हो पा रही है। इसको लेकर भी इस उच्च स्तरीय बैठक में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे बहुत से श्रद्धालु हैं जो पैदल यात्रा नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कि एक तरह से चाहे बुजुर्ग हो या फिर ऐसे लोग जिनको दिक्कत है, एक नौजवान की तरह वो इस तरह की यात्रा नहीं संचालित कर सकते। उसके अलावा आप देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होगी, इमरजेंसी सिचुएशन में चाहे यात्रा के रूट पर बात हो या फिर जो ठहरने के स्थान है उन जगहों पर बात हो, तो इमरजेंसी मेडिकल प्रोविजंस कैसे उसकी क्या स्थिति है, इवैक्यूएशन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, सिक्योरिटी है तो उसकी किस तरह से लेयरिंग की गई है, एक अभेद सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बनाई जा सकती है, तो उसकी एक समीक्षा। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर गृह मंत्री की नजर जा सकती है समीक्षा बैठक के दौरान। और इसमें यह भी माना जा रहा है कि आईबी रॉ के अधिकारी भी मौजूद होंगे जो कहीं ना कहीं जिस हम तमाम स्तरों की सुरक्षा की बात करें उसकी पूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे गृह मंत्री को। देखिए, इस तरह की बैठकों की अगर अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है कि कौन लोग शामिल होंगे, लेकिन पहले जो इस तरह के बीते साल भी जो बैठक हुई थी और पहले भी कई बैठकें, तो उसमें गृह मंत्री के अलावा जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, वहां के चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, इसके अलावा चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, यूनियन होम सेक्रेटरी हो, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हो, तो ये वो तमाम अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आज की बैठक में कौन लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये एक टॉप लेवल पे आप कह सकते हैं, शीर्ष स्तर पे पूरी स्थिति की समीक्षा हो सकेगी, हर एक पहलू की समीक्षा हो सकेगी, ताकि यात्री सुकून से जी एक भक्ति के माहौल में बाबा अमरनाथ। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी और संक्षिप्त में आपसे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस यात्रा को कर सकते हैं। ऐसे में हमने बात की सुरक्षा को लेकर जिसकी अभी समीक्षा इस उच्च स्तरीय बैठक में की जाएगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए जो शिविर स्थापना है उसको लेकर भी इस बैठक में समीक्षा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ आचल, हर एक पहलू कोई भी पहलू, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, लॉजिंग की बात हो, फूड की बात हो, इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, प्राकृतिक आपदाओं में रिस्पॉन्स टाइमिंग की बात हो, सिक्योरिटी लेयर्स की बात हो, RFID की बात हो, मॉनिटरिंग की बात हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और एक अंतिम स्तर पर एक गो अहेड के मैसेज के साथ और एक बेहतर एक्सपीरियंस
श्रद्धालुओं को मिले। इस मैसेज के साथ गृह मंत्री ये बड़ी बैठक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लानिंग जिस तरह से की जाएगी उसकी समीक्षा इस उच्च स्तरीय बैठक में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर केंद्र सरकार की अगुवाई में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और इसमें जायका परियोजना अहम भूमिका निभा रही है। इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे पारंपरिक कार्यों को आधुनिक रूप दिया जाता है, जिसकी वजह से न केवल महिलाओं बल्कि उनके घर द्वार पर स्वरोजगार से जुड़े तमाम जो साधन हैं वो अब उपलब्ध हो रहे हैं, उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। केंद्र सरकार की ये योजना सही मायनों में हिमाचल की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा सदियों से किए जा रहे कार्यों को नया रूप देकर लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में जायका परियोजना अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में शादी समारोह या फिर बड़े आयोजनों में टोर के पत्तों से बनी पत्तलों पर सदियों से खाना परोसा जाता है, लेकिन अब इन पत्तलों को जायका परियोजना के माध्यम से आधुनिक रूप प्रदान किया जा रहा है। वन मंडल जिला मंडी में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न टोर के पत्तों को नए नए आकार देकर अलग अलग डिजाइन की पत्तली बनाई जा रही हैं। परियोजना के तहत कई स्वयं सहायता समूहों को पत्तल बनाने की मशीन उपलब्ध करवाई गई हैं। अब महिलाएं इन मशीनों के माध्यम से पत्तलें बनाती हैं। पहले जहां पारंपरिक रूप से बनी पत्तल 2 रुपए में बिकती थी, वहीं अब नए डिजाइन में आने से 4 रुपए की बिक रही है। महिलाओं का कहना है कि आधुनिक तरीके से बनाई गई पत्तलों की मांग पहले से कई गुना बढ़ गई है। अभी ये मशीन मिली है हमें और ब्लॉक के थ्रू से मिली थी हमें मशीन, और फॉरेस्ट वालों ने हमें आगे किया कि आओ भी ऐसा ऐसा है पत्तल बनाने का तरीका, तो ये हमें ग्रुप बनाया फॉरेस्ट वालों ने। पहले 2 रुपए देते थे, अब 4 रुपए बेचते हम, पर 5-4 रुपए बेचते, पर बहुत दिन रहते हैं ना, पतले खराब नहीं होती है। ये तो जो हम हाथ से बनवाते थे वो हमारी ख़राब हो जाती थी, जो अब हम मशीन पे बनवाते हैं, मशीन की पत्तल हमारी जो है लॉन्ग टाइम काफ़ी टाइम रहती हैं। और पहले जो प्लेट के बनवाते थे, डिस्पोजल बनवाते हैं, और वो तो कागज़ के उसमें प्लास्टिक लगा होता है, जो अब हम मशीन पे बनवाते हैं और उसमें हम टॉर लगाते हैं। जायका परियोजना वन मंडल मंडी के SMS जितेंद्र शर्मा ने बताया कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण और इसके माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका मुहैया करवाना है। सस्टेनेबली जो है हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके साथ साथ में जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के कार्य भी हम कर रहे हैं। आजीविका सुधार का एक घटक इसमें है, जिसमें जो लोग जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो है हम प्रोजेक्ट सपोर्ट के तहत जो है वो उनके जो लाइवलीहुड में है उनको सपोर्ट करने के लिए हम प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है जो वो कार्य करना चाह रहे हैं, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है, उस तरह से जो है उनका बिजनेस प्लान बना के जो है लोगों को जो है प्रोजेक्ट से बेनिफिट करा रहे हैं। उप अरण्यपाल वन मंडल मंडी वासु डोगर ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाई जा रही पत्तलों की प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों में काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। ये मशीन से ये लोग जो है पत्तल बना के इसे फर्दर सेल आउट करते हैं। ये लोकल हिमाचल में भी सेल आउट करते हैं धाम के लिए, और बाकी इसकी डिमांड
बाहर के शहरों में जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पे भी है, क्योंकि ये एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन प्लास्टिक की बनाई हुई चीज़ है, तो इसकी बाकी मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है। ग्रामीण परिवेश में अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जायका परियोजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि परियोजना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वन संपदा का भी सही तरीके से इस्तेमाल हो पा रहा है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,07,000 के आंकड़े को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस साल 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 30 सरकारी और 20 निजी कॉलेजेस सहित 50 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए। अब देश में कुल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 702 है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। गुप्त दस्तावेज मामले में घिरे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप को गोपनीय दस्तावेजों को रखने के मामले में आरोपी बनाया गया। इस मामले में मंगलवार को मियामी के संघीय अदालत में ट्रंप की पेशी होनी है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त दस्तावेजों को अपने आवास में रखकर जासूसी अधिनियम का उल्लंघन किया। गुप्त दस्तावेज मामले की जांच साल 2021 में शुरू हुई थी। फेडरल अधिकारियों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ने पद छोड़ने के बाद सभी गुप्त दस्तावेज नहीं लौटाए। इसके बाद पिछले साल अगस्त में ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास पर तलाशी के दौरान एफबीआई को 13,000 से ज्यादा दस्तावेज मिले। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए। भारत की शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल सस्ते में निपट गए। चेतेश्वर पुजारा भी कुछ खास नहीं कर पाए। विराट कोहली 14 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बने और उसके बाद रहाणे और रविंद्र जडेजा के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली। जडेजा के आउट होते ही ये उम्मीद भी टूट गई। दिन का खेल खत्म होने तक रहाणे 29 और भरत 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर से 318 रन पीछे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 469 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज से तुम्हारा सफर और स्वाधीनता की लड़ाई का सबक शुरू होता है गाइडेंस लीव। You're seriously telling me that the British government cannot handle a young man and a teenage girl? वो गोरे लोग समूह को पकड़ के ले गए। जाडूनंग को फांसी दे दी। जब जाडूनंग को मारा तो गाइडेन लू पैदा हुई। गाइडेन लू को पकड़ा तो कोई और पैदा होगा। हेरा का लोग हार नहीं मानेगा। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी रानी मां गाइडेन लियू की महान गाथा। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं।
जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया यात्रा का आज अंतिम दिन। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया के राष्ट्रपति के साथ की थी प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, संचार, व्यापार और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया की प्रधानमंत्री एना ब्रानबिक से मुलाकात की। उन्होंने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष व्लादिमीर ऑर्लिक से भी भेंट की। बाद में राष्ट्रपति ने अज्ञात योद्धाओं की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने कहा, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने भारत को समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला देश बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की। इस बातचीत की जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों की समीक्षा की और आपसी हित के विभिन्न बहुपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2023 में जेद्दा के रास्ते सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी के दौरान सऊदी अरब के समर्थन के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आभार जताया। दिल्ली प्रदेश भाजपा को जल्द ही मिलेगा नया कार्यालय। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए भवन का किया शिलान्यास। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, कैलाश विजयवर्गीय, जगदीश मुखी समेत पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस खास मौके पर अपने संबोधन में नड्डा ने विरोधी दलों पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी दलों में आ गई है वैचारिक शून्यता की स्थिति। चैट जीपीटी बनाने वाले सैम अल्टमैन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात को ज्ञानवर्धक बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पंचकुला और चंडीगढ़ में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन। इस दौरान मनसुख मांडविया ने कहा, 2014 में केवल 25 शहरों में ही सीजीएचएस वेलनेस सेंटर थे। आज 80 शहरों तक हुई है सीजीएचएस वेलनेस सेंटर की पहुंच।
देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,60,000 के आंकड़े के पार हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, इस साल देश भर में 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई। डॉक्टर मांडविया ने कहा, इस साल 30 सरकारी और 20 निजी कॉलेजों सहित 50 मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए गए हैं। अब देश में कुल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़कर हो गई है 702। मोतियाबिंद की बैकलॉग सर्जरी को लेकर सरकार का मिशन मोड कैटरैक्ट सर्जरी कैंपेन सफलतापूर्वक जारी। और कैंपेन के तहत जनवरी से अब तक 83 लाख सर्जरी की गई। देश भर के 9,000 से अधिक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने इस अभियान में जुटे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। अब इन दवाओं की बिक्री गैर कानूनी होगी। एक साल पहले 19 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की जांच विशेषज्ञ कमेटी को सौंपी गई थी। अपनी जांच में कमेटी ने 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को मानकों के अनुरूप नहीं पाया। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद हर स्तर पर तेजी से काम चल रहा है। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई 4 रेल लाइनों को दुरुस्त कर दिया गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ ने बताया, हादसे के बाद मुआवजा वितरण भी तेजी से किया जा रहा है। सीपीआरओ ने बताया, अब तक 661 मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है। दिल्ली की वैशाली कॉलोनी में नवजात शिशुओं के एक अस्पताल में लग गई आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। अस्पताल में भर्ती सभी 20 नवजात शिशुओं को दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। बच्चों को आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ओमान की खाड़ी में चल रहे पहले समुद्री साझेदारी अभ्यास का आज दूसरा और अंतिम दिन। अभ्यास में आईएनएस तरकश, फ्रांसीसी जहाज सरकॉफ और संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना समुद्री कश्ती विमान शामिल। तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना और समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है अभ्यास का उद्देश्य। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का देश भर में संपर्क अभियान जारी। जनता को बताई जा रही हैं सरकार की उपलब्धियां। तमाम केंद्रीय मंत्री अपने अपने मंत्रालय से संबंधित कार्यों का 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रख रहे हैं जनता के सामने। भाजपा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने की कर रही है कोशिश। भाजपा जनसंपर्क के जरिए लोगों की नब्ज टटोलने का कर रही है प्रयास। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस अभियान को चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। केरल में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन पाला ने मल्लपुरम के कारीपुर से हज के लिए महरम के बिना महिलाओं को समर्पित विशेष उड़ान को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेंगलुरु में चल रहे इसरो के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन। सम्मेलन में दुनिया भर से अंतरिक्ष विज्ञान के प्रख्यात वैज्ञानिक और प्रशासक ले रहे हैं भाग। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान रोवर को स्थापित करने वाला चंद्रयान 3 मिशन मध्य जुलाई तक अपना लक्ष्य कर लेगा पूरा। संजीव जीवा हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन में। लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त भाजपा मुख्यालय में, वहां पे प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। ऑपरेट फ्रेज होगा भ्रष्टाचार की दुकान, करप्शन की दुकान, और इफ यू प्रिफर दुकान, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो 10 साल में थे टेक्नोलॉजी के दुनिया में, क्रोनी लेंडिंग, क्रोनी कॉन्ट्रैक्ट्स, 2G स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, greatest destruction of capital and wealth, इन्वेस्टर्स जैसे टेलीनॉर, एतिसलात, MTN, नोकिया भारत को छोड़कर भाग रहे थे। अगला साइड। और BSNL 2004 में $6 बिलियन के वैल्यू प्रॉफिटेबल कंपनी था, उसको इस लॉस्ट डेकेड में it was completely destroyed and laid waste, and a total destruction of public wealth
as this slide shows. नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने अचीव क्या किया इस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में आई, और पहले उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि जो सालों से दशकों से एक नैरेटिव था कि हमारे जो पब्लिक स्पेंडिंग में करप्शन लीकेज होता था, और आप ये फेमस फ्रेज जानते ही हैं कि राजीव गांधी ने कहा लेट 80s में कि हर 100 रुपए जो दिल्ली से निकलता है गरीबों के नाम, गरीबों के लिए 85%, 85% उसका लीक होता है। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑन प्रायोरिटी यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग डीबीटी, उन्होंने एकदम 180 डिग्रीज उसको बदला। और आज जब 100 रुपीज निकलते हैं दिल्ली से, 100 रुपीज पहुंचते हैं बेनिफिशियरीज के अकाउंट में बिना लीकेज, बिना करप्शन, बिना मिडलमैन। और ये मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजी का प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के दौरान एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, जिसने डेमोक्रेसी और गवर्नेंस और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट बनाने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। Just to give you a broad framework of how much money has been delivered through this DBT framework